आज का पुल बैक मेजरली जो सपोर्ट हो रहा था वो हो रहा था बैंक्स की तरफ से, फार्मास्यूटिकल की तरफ से, और एक लंबे अंतराल के बाद आज फार्मास्यूटिकल स्पेस वापस घूमता हुआ दिखाई पड़ा है। कोई भी शेयर उठा लीजिए, चाहे आप कैश मार्केट से सोलार एक्टिव जैसे शेयरों को उठा लीजिए जिनमें तेज बिकवाली आई थी, लॉरस लैब जैसे शेयरों को देख लीजिए, या फिर एफेंडो साइड से आप टोरेंट फार्मा लूप जैसे शेयरों को देख लीजिए, जो कि बायोकॉन जैसे शेयरों को देख लीजिए जो कि आज पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। तो एक अच्छी तेजी बाजार में आए हुए फार्मास्यूटिकल स्पेस की तरफ से। भारतीय एयरटेल जैसे शेयर सपोर्ट कर रहे थे। थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आज फिर देखने को मिली रिलायंस इंडस्ट्रीज में, 2000 के नीचे ये क्लोज हुआ, लेकिन बाकी बैंक्स में कुछ हद तक सपोर्ट था। इंडसइंड थोड़ा सा वीक ज़रूर दिखाई पड़ा, एक समय में करीब 5% तक ये टूटा भी था, लेकिन बाकी मेजरली सभी बैंक्स भी कुछ हद तक मार्केट को सपोर्ट कर रहे थे। लगातार तेज़ी का जो रुख बना हुआ है, जो एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मार्केट में बना हुआ है, वो अभी भी कंटिन्यू दिखाई पड़ रहा है। उसी के आधार पर भारतीय बाजारों में लगातार तेज़ी देखने को मिल रही है। चलिए बहुत सारे सवाल इतनी देर में आ भी चुके हैं, चलिए शुरुआत कर लेते हैं सवाल जवाब के सिलसिले की। पहले अपोलो पाइप, डॉक्टर शशांक कदम जी का सवाल है। कदम साहब, इससे रिलेटेड एक ही चीज़ मेरे ध्यान में आती है कि पिछले 2 दिन से प्रमोटर जो है इस कंपनी में, नहीं एक फंड जो है इस कंपनी में, वो शेयर खरीद रहा है। कल के सत्र में 67,000 और आज के सत्र में, मतलब परसों के सत्र में 67,000 और कल के सत्र में 70,000 शेयर वो खरीद चुके हैं। 2 दिन में करीब 1,30,000 शेयर उन्होंने बाय किए हैं। तो कुछ फंड बाइंग हो रही है स्टॉक में और एक दायरे के अंदर रख के हो रही है। तो अगर कुछ भी मतलब नंबर्स इतने ख़राब नहीं है, चीज़ें ठीक ठाक हैं, थोड़ा सा भी अगर मार्केट सपोर्ट मिल गया इसको तो एक अच्छी तेज़ी आ सकती है। तो आप एटलीस्ट अभी तो बने रह सकते हैं। इसकी नियर टर्म एक्टिविटीज़ के ऊपर नजर रखें, प्रमोटर और फंड की एक्टिविटी किस तरह की रहती है। शिल्पा मेडिकेयर 550, शुड आई सेल नाउ एंड बायोकॉन फॉर एनीदर फार्मा स्टॉक? मित्तल साहब, शिल्पा मेडिकेयर के लिए एक लेवल ध्यान रखिएगा, अगर उससे नीचे जाए तो अपनी रणनीति को आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं। लेवल है 405 रुपये का। अगर ये लेवल टूटता है तो आप इस चीज़ को एग्जीक्यूट कर सकते हैं जैसा आप चाह रहे हैं, लेकिन आमतौर पर वो लेवल टूटता हुआ नहीं दिखाई पड़ा। कल के हैवी फॉल में भी वो 412 तक के लो पे गया और वहाँ से पुल बैक दिया। आज भी पूरे दिन एक दायरे में ही काम करता हुआ दिखाई पड़ा, 423 ऊपर और 417-16 नीचे, लेकिन उसके ऊपर वो नहीं जाता हुआ दिखाई पड़ा। तो ये रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है और बहुत स्ट्रांगली कंसोलिडेट कर रहा है। जितना बड़ा किसी भी स्टॉक में कंसोलिडेशन होता है उतना ही बड़ा रिवॉर्ड क्रिएट होता है। HUL का 10 साल का था, रिलायंस का 7 साल का था, तो उनके सामने आप रिवॉर्ड भी देखिए उनके किस तरह के। तो ऐसे कंसोलिडेशन का फायदा अगर आपको मिल रहा है तो ये शेयर एक्यूमुलेट करने के लिए यूजुअली होता है। उसके ब्रेकडाउन भी होते हैं, ऐसा नहीं ब्रेकडाउन नहीं होते, ब्रेकडाउन भी होते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस को आपको यही वाला ध्यान में रखना है। 405 404 ये स्टॉप लॉस है। चलिए 400 मान लीजिए ऑन अ सेफर साइड। इसके नीचे अगर जाए तो अपनी रणनीति आप जरूर बना सकते हैं, लेकिन इतना रिस्क आपने उठाया तो थोड़ा और सही, लेकिन अभी के लिए एटलीस्ट आप इन लेवल्स को ध्यान में रखिएगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर रेड्डीज पे व्यू नीचे, अच्छा इन्होंने स्वभाव भी लिखा 2450। पार्थ साहब, आपने बहुत बढ़िया दाम पे डॉक्टर रेड्डी लिया। अगर हम 2450 रुपये पे खरीदा है तो, अगर 2450 शेयर भी हैं तो भी मतलब दोनों ही सूरत में आपने सही स्टॉक को सही लेवल पे लिया हुआ है। आप बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे समझ लीजिए इसके बाज़ार में शेयर बहुत है नहीं, तो जो दाम मिल रहा है आपको वही इसलिए मिल रहा है कि डिमांड बहुत हाई है और सप्लाई के लिए शेयर मार्केट में है नहीं, इतना फ्लो नहीं है। ब्रोकरेज हाउसेज अभी भी 6500 रुपये के टारगेट्स देख रहे हैं इस नंबर के बाद, तो आप एटलीस्ट बने रह सकते हैं। और अगर आपको अच्छा लगे कि आपको लगे कि नहीं अब ऑलरेडी तेज़ी बहुत बड़ी आ चुकी है तो एटलीस्ट आप पार्शियल प्रॉफिट लेकर निकल सकते हैं। 10 शेयर 20 शेयर 50 शेयर जो भी है उसका 10% 20% बेच दीजिए, बाकी शेयरों को लेकर रखिए। वैसे भी आपकी दाम नीचे के हैं तो खोने के लिए यहाँ कुछ है नहीं, आप आराम से अपनी पोजीशन में बने रहें। वो दाम आपको जो आपने लिया है वो शायद उस समय का दाम है जब कोई इनका प्लांट इंस्पेक्ट हुआ था और एक पैनिक सेलिंग आई थी, वो दाम शायद रिसेंटली आपको ना देखने को मिले, तो आप एटलीस्ट बने रहें, ये ज़्यादा अच्छा ऑप्शन रहेगा। अच्छा, इंडसइंड बैंक, यस बैंक पे देव शर्मा सब सवाल पूछ रहे हैं। देखिए देव साहब, इंडसइंड बैंक आपने किस भाव पे लिया कहना मुश्किल है, लेकिन ये याद रखिएगा कि इस साल का सबसे ज़्यादा चलने वाला बैंक है ये। मार्च लो से लेकर अब तक 200 रुपये का शेयर आज 700 750 रुपये पहुंच चुका है और ज़ोरदार तेज़ी से दिखाई है। आज 5% नीचे था, वो बात अलग है, लेकिन एक बड़ी तेज़ी इसमें दिखाई जा चुकी है। तो उसके बाद अब थोड़ा सा कूल ऑफ होना बनता भी है इसका, अगर इसमें और बड़ी तेज़ी देखनी है तो। यस बैंक के केस में हाँ, फिर वही बात कि जब तक नंबर सपोर्ट ना करें तब तक आप इसमें ना एंटर करें, भले ये डबल हो जाए ट्रिपल हो जाए, आप हर तेज़ी में निकलने की कोशिश करें। अच्छे बैंकों में रहिए, अच्छी कंपनियों में रहिए, ताकि बाजार अभी इतनी हीटेड अप है। किसी फाइंड अगर ने बड़ी सेलिंग दिखाई तो अच्छे बैंक के अच्छे स्टॉक वापस पुल बैक दिखा देंगे, लेकिन बुरे स्टॉक बुरे बैंक वो नीचे गए तो वापस संभालना थोड़ा मुश्किल होता है। इस लिहाज से आप अपने नंबर्स को देखिएगा।
अच्छा, आईटीसी 175 लॉन्ग टर्म। स्वप्निल जी, आपके और सबके लिए रादर ये सवाल का जवाब है कि खुश रहिए, आईटीसी फाइनली चल पड़ा। भारतीय और आईटीसी दोनों चल पड़े। आज आईटीसी 12% चला है 4 सेशन में नंबर्स के बाद। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है, इसके साथ एक लंबे अंतराल के बाद। खैर 185-190 रुपये पहुँच ही चुका है, तेज़ी दिखाई चुका है। रिसेंटली एक अच्छी इसने मूव दिखाया है। आपके भाव सही हैं, वेट करिए, ऐसा बुरा दौर नहीं है ये। 200 रुपये के आसपास मीडियम टर्म में आप निकल सकते हैं। हाँ, अदरवाइज आप लंबी अवधि के लिए रहना चाहते हैं तो स्लो मूवर है, अल्ट्रा स्लो मूवर है रादर, उसके हिसाब से सोचिएगा। आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि आईटीसी के 1281 करोड़ शेयर बाजार में है, मतलब टोटल है नंबर ऑफ शेयर्स के 1281 करोड़ है। देश की आबादी 125 करोड़ है, यानी उससे 10 टाइम इनके पास नंबर ऑफ शेयर है मार्केट में। तो इतनी बड़ी इक्विटी के साथ चलना किसी भी शेयर के लिए लगभग नामुमकिन है। तो आप थोड़ा स्लो चलेगा, लेकिन आप बने रह सकते हैं, कंपनी में कोई बुराई नहीं है। अच्छा, ग्लेनमार्क, ब्रिटानिया, टाइटन, शॉर्ट टर्म व्यू। निखिल जी, बहुत सारे सवाल और समय कम है। ग्लेनमार्क नंबर आए, नंबर के बाद वीक हुआ, इसलिए टूट रहा है। ब्रोकरेज हाउसेस के रिपोर्ट भी डाउनवर्ड साइड के हैं। ब्रिटानिया अच्छी कंपनी है, शॉर्ट टर्म में कहना मुश्किल है, लेकिन एफएमसीजी स्पेस में ऑलरेडी थोड़ा सपोर्टिव मूव आता है तो चल भी सकता है। और टाइटन आज टूटा है तो आपको थोड़ा पैनिक इसलिए भी हो रहा होगा, अभी थोड़ी शायद और डाउन साइड दिखाए, क्योंकि बड़ा मूव आ चुका है और ज्वेलरी की प्राइसेस भी टूट रहे हैं, मतलब गोल्ड के प्राइसेस भी टूट रहे हैं, तो शायद कुछ हद तक उससे लिंक हो। लेकिन अदरवाइज टाइटन के केस में थोड़ा कहना मुश्किल है, लेकिन बाकी दोनों में आपको रणनीति साफ है। ग्लेनमार्क ऑलरेडी बहुत टूटा हुआ है तो थोड़ा पुल बैक शायद दिखा दे। एक बड़ा डिप ऑलरेडी दिखाया था परसों, फिर कल टूटा, तो अब थोड़ा सा पुल बैक शायद आ भी जाए, तो आप उस हिसाब से भी देख सकते हैं इसको। अच्छा, एचसीएल टेक, सुजस चौधरी साहब। एचसीएल टेक कंपनी बुरी नहीं है, बहुत बढ़िया आईटी स्पेस की कंपनी है, ऑल टाइम हाई पे शेयर कामकाज कर रहा है, नंबर भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी ने पोस्ट किए थे इस क्वार्टर में। कैश रिच कंपनी है, प्रॉपर एक्विजिशंस कर रही है, कैश का ठीक डिप्लॉयमेंट कर रही है। अब डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम इसमें होल्ड करना चाहते हैं या नज़रिया देना चाहते हैं, लेकिन वैसे कंपनी में बुराई नहीं है फंडामेंटली, अगर आप समझना चाह रहे हैं तो। लेकिन नीचे के लिए दाम पर आप एक्यूमुलेट करें, इस तरह का स्टॉक है। आईटी में और बेहतर स्टॉक में अब टीसीएस ही आता है इससे ऊपर, या आप ओरेकल देख सकते हैं, किसी फाइन डे नीचे मिले 1700-1800 की रेंज में। अब थोड़ा भागा हुआ शेयर है इसलिए एक बार को नीचे आ सकता है, लेकिन अदरवाइज कंपनी में कोई बुराई नहीं है। एचसीएल टेक में आप बने रह सकते हैं। रिलायंस, टुडेज व्यू। वैभव जी, रिलायंस के केस में टुडेज व्यू क्या होता है? मतलब ऐसे समझिए कि देश की सबसे बड़ी कंपनी, सबसे बड़ा ग्रुप, 14-14.5 लाख करोड़ का ग्रुप, निफ्टी का करीब 17% मार्केट कैप यहीं से आता है। 4 मेगा बिजनेस के अंदर कंपनी कामकाज करती है। ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट 2600 की है। शेयर 900 रुपये से चल के 2400 तक या 2360 तक गया। अब तो कैश भी है कंपनी के बाद, डेट फ्री है, तो हर चीज़ तो फेवरेबली दिखाई पड़ रही है। एक मैक्वेरी की रिपोर्ट 1300 की आई थी, वो भी कुछ खास इफेक्ट आया नहीं, टूटा एक झटके में और चला गया वापस। प्रॉफिट टेकिंग हो सकती है, थोड़ी बहुत आए, नीचे के लेवल भी मिल सकते हैं देखने को, लेकिन अगर मिलते हैं तो आप लीजिए। और मतलब डिपेंड आप क्या टाइम फ्रेम रख के चल रहे हैं, क्या नज़रिया लेके चल रहे हैं, लेकिन अदरवाइज पैनिक होने वाली सिचुएशन इसके अंदर कमी दिखाई पड़ती है, तो आप उस हिसाब से अपनी रणनीति बना सकते हैं। अच्छा, अबॉट इंडिया, व्यू फॉर फ्रेश बाइंग। भुवन साहब, अबॉट इंडिया को या फाइजर को देख सकते हैं, वो ज़्यादा बेहतर विकल्प है। ऐसा नहीं है कि फाइजर अभी फैंसी में आया है, फाइजर इज़ अ डेड स्टॉक, वैसे तो इसे ग्लोबली ज़ॉम्बी स्टॉक के नाम से भी जाना जाता है। फाइजर को इसलिए बोल रहा हूँ, एक तो डिविडेंड वाइज कंपनी ठीक है, रिसेंटली 400 रुपये स्पेशल डिविडेंड भी आया था, उसमें 280 रुपये शायद था, और नॉर्मल डिविडेंड भी था, तो डिविडेंड अच्छा देती है, ग्रो अच्छा कर रही है, स्लो मूवर है लेकिन ठीक परफॉर्म करेगा। एबॉट में बुराई नहीं है, वो भी कंपनी अच्छी है, लेकिन कंपेरेटिवली आपको सस्ते दाम पे फाइजर मिलेगा। तो ये वो कंपनी है जिनको आप एक्यूमुलेट करें और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रखें। ये वेल्थ क्रिएटर है, ये कोई ऐसे स्टॉक नहीं जिनको ट्रेडिंग करेंगे आप 200-400 रुपये के। मतलब आप ऐसे समझिए कि लास्ट क्वार्टर के नंबर में फाइजर ने 3200 का लोअर दिखाया था टूटने के बाद, वहाँ से टूटा और वहाँ से चलता हुआ शेयर 4900-5000 की रेंज में आ गया, फिर वहाँ कंसोलिडेट किया और तुरंत ये खबर आ गई, उसके बाद फिर चला 6000 पहुँच गया, वापस नीचे आ रहा है 5300-5400 जो भी राम है, लेकिन ये धीरे धीरे स्लोली चलता रहेगा। शेयर ही नहीं है मार्केट में, आप कैसे इसको, मतलब आप ऐसे समझिए कि अतुल लिमिटेड ने फाइजर खरीदा था, या वो उनके डिस्ट्रीब्यूटर थे, तब उन्होंने कन्वर्जन में शेयर लिए थे और वो शेयर आज तक बेचे नहीं, 2% स्टेक लेके बैठे हैं वो कंपनी के अंदर, और सालों से है, करीब 15 साल या 10-15 साल से वो शेयर है उनके पास। तो आप इस तरह की कंपनियों में को क्यों सोचते हैं? आप इनमें इन्वेस्ट करिए, ज़्यादा बेटर ऑप्शन हो सकते हैं।
अच्छा, एसबीआई पे राहुल शिंदे साहब पूछ रहे हैं। राहुल शिंदे साहब, आपने एसबीआई लिया हुआ है या लेना चाहते, क्लियर नहीं है, लेकिन हाँ इतना समझ में आ रहा है कि एसबीआई 240-42 का लेवल जो तोड़ा है इसने, ये बड़ा क्रूशियल लेवल था। आज ही मतलब इनफैक्ट कई ब्रोकर ग्रुप पे मेरे जो हैं उनमें ये बात हो रही थी कि ये शायद 300 भी दिखा दे, 280-300 भी। वैसे बहुत भयंकर अंडर परफॉर्मेंस है, वो अब आउट परफॉर्मेंस में बदलने जा रही है। तो ठीक है, अभी आप बने रह सकते हैं। स्टॉप लॉसेस के तौर पर पहले 240, 225, 215, 205 ये 4 लेवल हैं जिनको आप ध्यान रखें, लेकिन अदरवाइज आप बने रहें। जो तेज़ी है उसको एंजॉय करें। HDFC लाइफ 640 एक लॉट। अरे जोशी साहब, मतलब ये कंपनी मेरे हिसाब से तो इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है, लेकिन आपने इसकी ट्रेडिंग में लिया हुआ है। 640 की कॉल ली है वो भी, आई गेस, और आज शेयर चला भी 127-27। अब आपने खरीदा कब है ये डिपेंड करता है, लेकिन इस सीरीज़ के लिए चंदन हमारे जो जानकार हैं उनको ऐसा लगता है कि ये बहुत अच्छा आउट परफॉर्म कर सकता है और करना शुरू भी कर दिया है। तो अभी जो तेज़ी है, राइड करिए। 640 का नया हाई है, 646 आई थिंक इसका नया हाई है, और 646-650 की रेंज में नया हाई है। वो तोड़ा तो ऑब्वियस ही बात है ऑल टाइम हाई होगा इसका, फिर तो अनचार्टेड टेरिटरी में। लेकिन हाँ, वो लेवल जहाँ पे आपकी कॉल है वहाँ तक पहुँचने के लिए से थोड़ा सा एटलीस्ट मुशक्कत करनी पड़ सकती है, लेकिन वो लेवल दिखा देगा। आप 640 तोड़ेगा कि नहीं ये कहना मुश्किल है, तो आप एटलीस्ट बने रह सकते हैं इस कॉल में। हाँ, अब 2 चीज़ हैं, आज 11 तारीख हो चुकी है, 4 दिन बाद दिवाली है, उसके बाद फिर आपके बाद ट्रेडिंग सेशन कम बचेंगे, तो प्रीमियम जो है वो वाइप आउट हो सकते हैं। तो 20 या 21 तारीख के आसपास आके अपनी पोजीशन को आप रिव्यू कर लें और उसके अकॉर्डिंग फैसला लीजिएगा। अच्छा, सुबिन तलवार साहब, एयरटेल पर 502, एयरटेल फाइनली चला, 480 आया। बहुत दिन तक इस पर इसी प्लेटफॉर्म पे सवाल पूछे गए थे एयरटेल को लेकर। खैर, लेकिन हाँ, अब आ गया है आपका दाम, तो आप अभी तो दूर हैं, लेकिन ठीक है, मिल सकता है आपको दाम। 480, 85, 90 की रेंज में शेयर ऑलरेडी घूमने लग गया है। ब्रोकरेज हाउसेस पॉजिटिव है, 750 का टारगेट है। CLSA का आपको पहले बता दें, तो आप एटलीस्ट उस हिसाब से अगर टाइम फ्रेम रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी इनफैक्ट जब ये 400 रुपये आया था तब भी और आज भी ये वही टेलीकॉम कंपनी है जिसके इतने स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइबर हैं। जियो और भारती 2 ही बड़े प्लेयर हैं, तो उसमें सबसे बड़ा प्लेयर लिस्टेड यही दिख रहा है आपको। तो अभी भी वही दाम पर, मतलब वही कंपनी है जो 400 रुपये के दाम पर थी। तो कंपनी में फेरबदल नहीं हुआ, धंधे में फेरबदल नहीं हुआ, सिर्फ स्टॉक प्राइस और उससे पीछे जुड़ी हुई सोच में बदला हुआ है। तो आप बने रहें, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बहुत सारे सवाल हो गए। मारुति शैलेंद्र जी पूछ रहे हैं, 300 शेयर है आई गेस। शैलेंद्र जी, मारुति डिपेंड आप क्या भाव के हिसाब से सोचे बैठे हैं लेने के लिए। कल मैं इसके बारे में पढ़ रहा था, 140 वेरिएंट जो है कम गाड़ियों के ये बनाते हैं। 26 कम गाड़ियाँ के इनके अलग अलग टाइप्स हैं। 2000 से ज़्यादा इनके ऑटो एंसिलरी सप्लायर है। 72 लीटर पेंट हर मिनट कंज्यूम होता है। इनके 250 रोबोट्स हैं जो कि यूज़ करते हैं। इस तरह की मेगा कंपनी है और आप 1-2 दिन का टाइम फ्रेम रख रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। टाइम दीजिए। 11,000 का पहला दाम था जो छू कर आया था 10,000 का, वही शायद दोबारा भी छू जाए, ऐसा कुछ नहीं है। बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच ने उस समय पर 12,000 का टारगेट दिया था, अब 8,000 का टारगेट होगा। लेकिन धंधा ठीक है, 52% मार्केट शेयर ओन करती है और इंडिया की सबसे बड़ी मल्टीनेशनल पैसेंजर व्हीकल कंपनी है और कोई नहीं इनके सामने। हुंडा है जो लिस्टेड नहीं है, 18% मार्केट शेयर है नेक्स्ट। तो अभी आप एश्योर रहिए, जब तक इसका मार्केट शेयर 50 के ऊपर है तब तक तो एटलीस्ट एश्योर रह ही सकते हैं आप। बाप रे बाप, बहुत सारे सवाल हो गए। डेल्टा कॉप, डॉक्टर आबिद नदफ साहब का सवाल है। नदफ साहब, डेल्टा कॉप कैश फ्री कंपनी, कैश फ्री कह रहा हूँ, डेट फ्री कंपनी है, कैश रिच कंपनी है। थोड़ा बिजनेस को लेकर प्रेशर आया था जिसकी वजह से स्टॉक नीचे आया था, क्योंकि कारोबार बंद है। अभी भी कारोबार खुला नहीं है पूरी तरह से, लेकिन हाँ सिचुएशन थोड़ी बेटर हुई है पहले कंपैरिजन में, इसलिए क्यों उनकी बेसिस पर इनकी सिचुएशन बेटर आपको दिखाई पड़ सकती है। दूसरी चीज़, वैसे कंपनी में बुराई नहीं है, ऑब्वियसली बात है। झुंझुनवाला साहब इसके बड़े निवेशकों में से एक है, प्रमोटरों में से एक है, तो आप प्रमोटर नहीं, माफी, बड़े निवेशकों में से एक हैं, तो आप वैसे इस कंपनी के अंदर बने रह सकते हैं, ऐसा कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन हम बहुत बड़ा, बहुत लंबी अवधि के लिए नहीं, मीडियम टर्म के लिए एटलीस्ट आपको रीजनेबल प्रॉफिट आप लेकर निकल सकते हैं। एक आखिरी सवाल और लेते हैं, कौन सा लूँ, SML सुजू, हाँ, स्वप्निल ओसवाल साहब का। ओसवाल साहब बहुत पुराना